आपने टाइटैनिक की कहानी तो जरूर सुनी होगी, है ना? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज एक बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। लेकिन आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए नजरिया से देखने वाले हैं, एक समुद्री इतिहासकार के नजरिया से। अगर गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। ये दरअसल सिस्टम के फेल होने, इंसानी अहंकार और संचार की उन भयानक गलतियों का एक ऐसा फॉरेंसिक केस स्टडी है जो एक के बाद एक किसी चेन रिएक्शन की तरह घटित हुई। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि उस काली रात में असल में क्या गलत हुआ था। इस विश्लेषण के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे अहंकार का ब्लूप्रिंट, फिर गति और अंधे मोड़, उसके बाद घातक संचार विफलताएं, फिर करेंगे टकराव का विश्लेषण, समझेंगे उस रात का अपरिहार्य गणित और अंत में जानेंगे इतिहासकार का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, अहंकार का ब्लूप्रिंट। आखिर इस जहाज को अनसिंकेबल या कभी न डूबने वाला क्यों कहा गया? सोचिए, $7.5 मिलियन की भारी भरकम लागत, 269 मीटर लंबा एक तैरता हुआ शहर। इसके डिजाइन में डबल बॉटम हल यानी दोहरी परत वाले निचले हिस्से का इस्तेमाल किया गया था। मकसद ये था कि अगर जहाज नीचे से किसी चीज से टकरा भी जाए तो अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित रहे। और तो और इसे 16 वाटरटाइट यानी वाटरप्रूफ डिब्बों में बांटा गया था। इंजीनियरिंग की थ्योरी ये थी कि अगर किसी भयानक दुर्घटना में जहाज के 4 डिब्बे भी पूरी तरह पानी से भर जाएं, तब भी ये विशालकाय जहाज पानी पर तैरता रहेगा। इसी शानदार लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट डिजाइन ने जहाज पर सवार 2200 लोगों के मन में ये विश्वास भर दिया था कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और सच कहूं तो अजेय होने का यही भ्रम उस रात की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गति और अंधे मोड़। अब जरा सोचिए, एक तरफ तो आप खुद को सुरक्षित मान चुके हैं और दूसरी तरफ आप पर भारी दबाव है। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस स्मिथ चाहते थे कि टाइटैनिक बस किसी तरह 7 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क पहुंच जाए ताकि अगले दिन अखबारों में उनकी वाहवाही हो। कैप्टन स्मिथ पर इस पीआर स्टंट का बहुत दबाव था। नतीजा, ये विशाल जहाज 23 से 24 नॉट्स यानी लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भाग रहा था, और वो भी कहाँ, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से आइसबर्ग होने की पूरी आशंका थी, वो भी बिना चांद वाली एक घुप अंधेरी रात में। ये तो सच में आंखों पर पट्टी बांधकर हाईवे पर दौड़ने जैसी बात हो गई। और उस अंधी दौड़ के बीच एक छोटा सा नंबर पूरी कहानी बदल देता है। 0, 0। सुनकर अजीब लगता है ना? दरअसल हुआ ये कि डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर को आखिरी वक्त में जहाज से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, और जाने अनजाने में वो जनाब उस लॉकर की चाबी अपने साथ ले गए जिसमें दूरबीनें रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि निगरानी टावर पर तैनात क्रू मेंबर्स के पास आगे के खतरों को देखने के लिए 0 दूरबीनें थी। उन्हें सिर्फ अपनी नंगी आंखों के भरोसे उस अंधेरी रात में बर्फ के पहाड़ खोजने थे। एक छोटी सी इंसानी भूल और पूरा वार्निंग सिस्टम ही अंधा हो गया। यहां से हम आते हैं अपने तीसरे और बेहद क्रिटिकल पॉइंट पर, घातक संचार विफलताएं। अक्सर लोगों को लगता है कि आइसबर्ग अचानक से सामने आ गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली चेतावनी तो 12 अप्रैल को ही मिल चुकी थी, और 14 अप्रैल यानी जिस दिन ये त्रासदी हुई, उस पूरे दिन में टाइटैनिक को आगे बर्फ के पहाड़ होने की 7 अलग-अलग चेतावनियां मिली थी, 7 बार। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इन सभी चेतावनियों को गंभीरता से लिया ही नहीं गया। खतरे को अंडर एस्टिमेट किया गया और जहाज की गति बिल्कुल कम नहीं की गई। अब इमेजिन कीजिए उस वायरलेस रूम का माहौल। ऑपरेटर जैक फिलिप्स फर्स्ट क्लास के अमीर यात्रियों के निजी संदेशों को भेजने में इतने थके हुए और बिजी थे कि जब पास ही खड़े एसएस कैलिफोर्निया जहाज ने उन्हें आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी दी तो फिलिप्स ने झुंझलाते हुए कहा, चुप रहो, मैं बिजी हूं। सोचिए, कैलिफोर्निया जहाज बर्फ के कारण रुक चुका था, लेकिन ये जीवन रक्षक जानकारी टाइटैनिक के कैप्टन तक कभी पहुंची ही नहीं। वायरलेस रूम के उस छोटे से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ने 1500 लोगों की मौत के कागज पर एक तरह से हस्ताक्षर कर दिए थे। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, टकराव का विश्लेषण। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम के क्रू मेंबर को आखिरकार सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। अगले ही पल 3 बार घंटी बजी, ब्रिज को फोन किया गया। जहाज को बचाने के लिए इंजनों को पूरी ताकत से रिवर्स किया गया और उसे बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन
269 मीटर लंबा और इतने भारी जहाज को इतनी तेज रफ्तार में तुरंत मोड़ना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। मात्र 60 सेकंड के भीतर रात 11:40 पर जहाज का दायां हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से जा टकराया। और यहीं पे सबसे क्रूर विडंबना सामने आती है। टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर वो सामने से टकराए या नीचे से टकराए तो शायद बच जाए, लेकिन ये टक्कर साइड से हुई थी। इस साइड इम्पैक्ट ने जहाज के उस अभेद्य माने जाने वाले डबल बॉटम हल को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। एक झटके में जहाज के 6 डिब्बों में सुराख हो गया, और जैसा कि हमने पहले देखा था, जहाज सिर्फ 4 डिब्बों में पानी भरने तक ही तैर सकता था। डिज़ाइनर थॉमस एंड्रूज भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने तुरंत गणित लगाया और समझ गए कि कभी न डूबने वाला ये जहाज अब सिर्फ 1 या 2 घंटे का मेहमान है। और यहीं से शुरू होता है 5वां हिस्सा, एक ऐसा गणित जिसे कोई नहीं बदल सकता था। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। टकराव के बाद महज 45 मिनट के भीतर जहाज में 13,500 लॉन्ग टन पानी भर चुका था। इसके मुकाबले अगर जहाज के सारे पंप एक साथ चला दिए जाएं, तो भी वे 1 घंटे में सिर्फ 1700 लॉन्ग टन पानी ही बाहर फेंक सकते थे। ये तो वही बात हुई कि आप एक चम्मच से पूरे स्विमिंग पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हों। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे क्रू मेंबर्स गणितीय रूप से जीत ही नहीं सकते थे। और जब भागने की बारी आई तो सिस्टम का सबसे भयानक फेलियर सामने आया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, 2200 से ज्यादा लोग सवार, लेकिन लाइफ बोट्स कितनी? सिर्फ 20, जिनकी कुल क्षमता 1200 लोगों की थी। मतलब 1000 लोगों के लिए तो शुरू से ही कोई लाइफ बोट थी ही नहीं। और हालात तब और बिगड़ गए जब घबराहट और अफरा तफरी में 65 लोगों की क्षमता वाली सबसे पहली लाइफ बोट को मात्र 27 लोगों के साथ ही समुद्र में उतार दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद दर्दनाक इंतजार था। आसमान में मदद के लिए रॉकेट्स दागे गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एसएस कैलिफोर्निया जहाज वहां से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर खड़ा था, लेकिन उनका रेडियो ऑपरेटर सो चुका था। उन्होंने आसमान में चमकते रॉकेट्स को देखा भी, पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर आरएमएस कारपेथिया को सिग्नल मिला और वो पूरी रफ्तार से मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वो 107 किलोमीटर दूर था। उसे पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा लगने वाले थे। अंततः रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर हमेशा के लिए डूब गया। 1500 से अधिक लोग 0 से 2 डिग्री नीचे के उस जमा देने वाले बर्फीले पानी में मदद का इंतजार करते रह गए। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इतिहासकार का फैसला। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जाहिर है कि जांच समितियां बैठी। अमेरिका में जो जांच हुई उसका फोकस मुख्य रूप से चेयरमैन ब्रूस इस्मे के दबाव पर था, लेकिन अंत में उन्होंने बलि का बकरा बनाया कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन लॉर्ड को। वहीं ब्रिटेन में जो जांच हुई उसमें 25,000 से ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा दोष उस बेजान आइसबर्ग पर मढ़ दिया। ऐसा करके उन्होंने जहाज बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बहुत बड़ी संस्थागत जिम्मेदारी से आसानी से बचा लिया। दोनों ही जांचों ने सिस्टम की कमियों पर बात करने के बजाय बस कुछ लोगों पर उंगली उठा दी। इन सभी तथ्यों और फोरेंसिक सबूतों को देखने के बाद आखिरकार हम इस अहम सवाल पर पहुंचते हैं, टाइटैनिक की त्रासदी किसी एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब हमें अपनी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा अंधविश्वास हो जाता है और जब हम सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे और रफ्तार को तरजीह देते हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सच है कि इस घटना ने दुनिया भर के समुद्री नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन आज के दौर में भी हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में उस तकनीकी अहंकार पर काबू पा लिया है, या हम आज भी जाने अनजाने में किसी नए अनसिंकेबल सिस्टम के फेल होने का इंतजार कर रहे हैं? जरा सोचिएगा।